नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर चौतरफा मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। एक तरफ जहां बिहार में जो यात्रा निकल रही है, उसमें हज़ारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। एक तरह से मैं ये कहूं कि दीवानगी देखने के लिए मिल रही है, तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि क्या कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। जो मोदी जी के दोस्त कहे जाते थे, अभी भी शायद दोस्त ही कहते होंगे वो उनको, डोनाल्ड ट्रंप, वो मोदी के ऊपर क्या सितम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये पता ही है कि 25% की बात उन्होंने कही थी कि टैरिफ लगाया जाएगा, और फिर रशिया से तेल खरीदने के लिए की वजह से अतिरिक्त टैरिफ की बात कही गई थी। अब बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया जाएगा, जो कि अमेरिका के वक्त के हिसाब से आज से ही शुरू हो जाता है और भारत के वक्त के हिसाब से कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आप सोचिए कि 50% टैरिफ जब लगेगा तो किस तरह का हाहाकार पूरे देश में मचने वाला है। एक्सपोर्ट जो सामान अमेरिका होते हैं, उन पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है, उन इंडस्ट्रीज पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है, और उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी नौकरियों पर बड़ा प्रहार होने जा रहा है। पहले से ही आप ये देखिए कि नौकरियां नहीं हैं, कारोबार के लिए लोग परेशान हैं, एक तरह की हाहाकार जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और इस सब पर ट्रंप का ये सितम, मोदी जी के दोस्त का ये सितम कि उसने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। तो मोदी जी की दोस्ती की कीमत जो है अब पूरा देश चुकाने जा रहा है। इस सब के बीच मोदी जी चाइना जाने का प्लान कर रहे हैं। कहा तो उन्होंने था कि लाल आंख दिखाएंगे, वो स्वदेशी की बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि छोटी आंख वाले गणेश जी की उन्होंने बात कही थी और मजाक एक तरह से उड़ाया था। और अब देखिए टिकटॉक पे से उन्होंने बैन हटा लिया है। अब वो चाइना जाएंगे वो। और उसके साथ साथ जो ट्रंप जो करते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रंप ने जो कहा था 50% टैरिफ की बात, वो शायद ये लग रहा था कि शायद कोई एक बीच का रास्ता निकालने की कोई कोशिश हो, और उसके बाद शायद ये 50% का टैरिफ ना लगे। लेकिन अब बाकायदा तौर पर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो उसको लेकर जारी कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, जो वो भी अंबानी के मित्र से ही जुड़ी हुई है। अंबानी के कारोबारी मित्र दो ही हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं, अंबानी और अडानी। अब अंबानी पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरने वाली है। वो क्यों मैं बोल रही हूं, आपको पता ही है कि कैसे गुजरात में वंतारा नाम से एक ओपन जानवरों के लिए, ये जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि ओपन जानवरों के लिए एक तरह से जेल खोल दी गई है। शौक हैं, बड़े व्यापारी हैं, तो उनके बेटे के भी बड़े शौक हैं, और उन्होंने जानवरों को अलग अलग देशों से लाकर वहां पर रखा हुआ है, जिसका उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी ने किया था। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, शीशे के इस पार मोदी जी थे, शीशे के उस पार शेर था, पूरा फोटोशूट कराया गया था। बड़े बड़े चैनल के एंकर्स वहां पर गए थे, और हाथी के लिए जो खिचड़ी बनाई जाती है, वो खिचड़ी खाकर वाह वाह करते हुए नजर आ रहे थे। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठा दी है, यानी कि वंतारा में को लेकर अब जांच की जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कोल्हापुर के एक मंदिर से महादेवी नाम की एक हथनी जो है उसको वंतारा लाया गया था। उसके बाद बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कई दिन तक देखने के लिए मिले थे। उसके बाद जनहित याचिका जो है वो दर्ज कराई गई थी। और उसके बाद अब इसको लेकर मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर माफ कीजिएगा, एसआईटी का, एसआईआर आजकल जबान पे ज्यादा है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और ये आरोप लगाया गया है उस जनहित याचिका में कि वंतारा में कानूनों का जो है, कानून का उल्लंघन किया गया है। अब इसमें वंतारा की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का वो स्वागत करते हैं, जाहिर सी बात है उनके ऊपर कोई के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, और वो पूरा सहयोग करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि जो बात लगातार एक्सपर्ट करते रहे, जो लगातार इसको लेकर पर्दाफाश करते रहे, क्या अब एसआईटी की जांच के बाद इस वंतारा को लेकर क्या अब बड़ा पर्दाफाश कुछ देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि सीधे तौर पर जो याचिका लगाई गई है उसमें यह कहा गया है कि कानून का
उल्लंघन किया गया है। किस तरह के कानून का उल्लंघन किया गया है? क्या अवैध तरीके से ये जानवर लाए गए थे? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ये किया जा रहा है? और इतने प्रोटेस्ट के बाद भी जो महादेवी नाम की जो हथनी है उनको उसको वापस क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि वो हथनी सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि लोगों के लिए वो आस्था की बात थी और बेपनाह लोग वहां कोल्हापुर के रहने वाले और आसपास के उससे मोहब्बत करते थे। तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो कि बिहार से है, बिहार एसआईआर से जुड़ी हुई है, जहां आपको जन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है और आज रेवंत रेड्डी समेत प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल हुई और प्रियंका गांधी के आने के बाद मैं चाहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से वहां पर बड़े पैमाने पर, आप ये देखिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये घबराहट जो है मोदी जी की जो देखने के लिए मिल रही है वो साफ तौर पर आप ये देखिए कि किस तरह से वो घबरा रहे हैं, माथे पर उनके पसीना क्यों है, क्यों अमित शाह को इंटरव्यूज देने पड़ रहे हैं, क्यों मोदी जी को अहमदाबाद जाना पड़ रहा है, क्यों वो तमाम तरह की वो खबरें लेकर आ रहे हैं ताकि हेडलाइंस मैनेजमेंट किया जाए। उसे समझिए आप, क्योंकि जो भीड़ है, जो हुजूम है, ये लगातार सिर्फ बढ़ती जा रही है। लोग घंटों घंटों खड़े होकर सिर्फ एक झलक पाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए बेकरार थे और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रहा है अब कैसे हेडलाइंस को मैनेज किया जाए। तो अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, हम जो ये नया कानून लेकर आए हैं, नया बिल जो लेकर आए हैं, जिसको पेश किया गया और फिर जेपीसी को भेज दिया गया, हम एक बहुत तरह से मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं और उसमें हमने प्रधानमंत्री को भी शामिल कर दिया है। अब इस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है, वो भी पेट पकड़ के, क्योंकि ये बताया जाए कि अब तक प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात, बीजेपी के किस नेता, किस मंत्री पर ईडी या सीबीआई के कोई छापे पड़े हैं, आईटी के छापे पड़े हैं, कौन सा कोई मंत्री जो है वो जेल में गया है, बल्कि जो तमाम भ्रष्टाचारी थे उनको अपने साथ मिलाकर उन्होंने एक तरह से वॉशिंग मशीन में डालकर उनके तमाम दाग जो है वो धो दिए हैं और ये लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार की। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी और फिर उसके बाद में राहुल गांधी ने आज कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन पहले मैं सीधे जाऊंगी अपने मेहमानों के साथ। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण दीक्षित जी को आप देख सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाना माना चेहरा है। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर, तेज तर्रार कांग्रेस की नेता और स्पोक्स पर्सन अनुमा आचार्य जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुमा जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ सिद्धार्थ जी जुड़ गए हैं, एनालिस्ट हैं और लगातार आप मेरे कार्यक्रम में और तमाम कार्यक्रमों में देखते रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत। अनुमा जी, चूंकि आपको जाना है तो शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। वंतारा को लेकर जो खबर आ रही है उस पर आपकी पहली टिप्पणी कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जो मोदी जी के दोस्त हैं उन्होंने दगा तो की है, लेकिन अब सितम कुछ ज्यादा ही पड़ गया है और उसका नुकसान आप, हम और देश की जनता चुकाने जा रही है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बाकायदा तौर पर, और मैं चाहूंगी कि बिहार को लेकर भी आप टिप्पणी करें। जी, देखिए, ये जो रिलायंस ग्रुप की तरफ नरेंद्र मोदी जी की या सत्ता की शायद जो टेढ़ी दृष्टि पड़ी है, उसका हम शुरुआत देख रहे थे कि अनिल अंबानी की कंपनी से हुआ। उनके खाते को फ्रॉड, फेक खाता घोषित कर दिया गया और वंतारा के बारे में भी आ रहा है। तो चूंकि अंबानी एक सीजन्ड बिजनेसमैन है तो उनके ग्रुप का रिस्पांस वही है जो होना चाहिए कि हम इसका स्वागत करते हैं और हम सारे सहयोग देने का काम करेंगे, ये सारा उन्होंने कहा है। लेकिन जो असल बात है वो तो यही है कि कुछ दिनों से जब ओआरएफ वाला मामला शुरू हुआ था, सुखबुगाहटें शुरू हुई थी, तो बार बार अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी को 10 जनपद से निकलते हुए दिखाया जा रहा था। बेसिकली कुछ ऐसा कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि गांधी परिवार उनके यहाँ शादी में नहीं गया था, लेकिन इस तरह की कोई कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे रिलायंस ग्रुप जो है वो कोई किसी तरह की साजिश कर रहा है। फिर उसमें एस जयशंकर का भी नाम आया था और फिर उसके बाद ये भी कहा गया था कि उनका बेटा चूंकि अमेरिका में ओआरएफ के साथ काम करता है। बहुत तरह की चीजें चल रही थी। इन सब की कड़ियां कहाँ जाके जुड़ेंगी हम नहीं जानते। क्या ये एक आइसोलेशन में एक केस है कि एसआईटी बैठा दी गई वंतारा के ऊपर, तो हम नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री खुद जिस जगह पे उद्घाटन में जाते हैं वहां थोड़े समय के बाद ऐसा होता है कि एक हाथी के ऊपर और उसके मुद्दे को लेकर ये अगर एसआईटी गठन होती है तो अभी इसके बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं
जो पलटेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुलझेंगी। और साथ में आपने टैरिफ की भी बात की है, तो आपने सही कहा, पूरा देश इसका खामियाजा भुगत रहा है कि अदानी को बचाने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए अमेरिका के साथ, नहीं खेल रहे हैं। पहले भी 25% टैरिफ था और 25% लग गया, तो उससे भारत की चीजें महंगी हो जाएंगी। और कुछ ऐसे छोटे छोटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बीच में अमेरिका के साथ ऐसे संधियां की हैं जो भारत के हित में नहीं है, और नहीं लगता कि वो एक अपर एपेक्स लेवल के लोग उस तरह की बात कर सकते हैं। तो वो अपनी जगह पर है। सामने नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे देश के किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं हो रहा, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है उसमें थोड़ा थोड़ा करके, जैसे सलामी स्लाइसिंग होती है, उस तरह से धीरे धीरे हमारे एग्रो प्रोडक्ट के रेंज में भी अमेरिका अपनी पैठ जमा रहा है। तो ये सारा कुछ जो चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी अचानक ऐसा लग रहा है कि कहाँ तो वो विश्व गुरु बनने का ख्वाब पाले हुए थे, कहाँ वो पूरे मीडिया को पकड़ के दिन भर वहां जिस भी देश में जाते थे वहां लोगों को वहां बुला के, भारत की कम्युनिटी को बुला के वहां उनका नाच गाना और सत्कार किया जाता था। लेकिन आज जो हालत है, डिप्लोमेसी की हालत बहुत खराब है। इधर आप चाइना की तरफ झुके, उधर उसने लद्दाख में आपके गांवों के नाम चेंज कर दिए। तो आप किस तरफ जा रहे हैं, आपकी विदेश नीति किस तरफ जा रही है, आपके विदेश मंत्री आपको क्या सलाह दे रहे हैं, ये सारा कुछ बड़ा इस समय उसकी खिचड़ी बनी हुई है। लेकिन एक चीज साफ दिखती है कि इसको, भारत की छवि को इससे बहुत नुकसान है। और बिहार पे आती हूं मैं। देखिए, आज को छोड़कर, आज से मिलाकर 5.5 दिन और नहीं तो 5 दिन बचते हैं, जिसमें जो नाम काटे गए थे और बीएलओ की गलती से काटे गए थे, वो सारे नाम जोड़ने हैं। जोड़ने का दारोमदार पॉलिटिकल पार्टी को देता है इलेक्शन कमीशन। भाई, जिस तरह से आपके बीएलओ ने, जो कि आपके द्वारा अपॉइंटेड बूथ लेवल ऑफिसर हैं, वो कम से कम संख्या में 90,000 से ऊपर हैं। पॉलिटिकल पार्टी के पूरे कार्यकर्ता शायद इतने नहीं होंगे, जो कार्यकर्ता काम करने के लिए सड़क पर आते हैं, जमीन पर आते हैं। तो आप बीएलओ को पैसे देते हैं, हर महीने एक तनख्वाह मिलती है उनको। कार्यकर्ता को क्या हम 1000 रुपए भी दे सकते हैं इस काम के लिए कि वो अपना पेट्रोल खर्च करके जाके लोगों के नाम जुड़ाए? तो जिस तत्परता से आपने नाम काटे थे, उस तत्परता से आप जोड़ते क्यों नहीं है? हमारे यहाँ वैशाली जिले में हमने चुनाव अधिकारी को एक चिट्ठी लिख कर दी है कि भाई हम आपके बीएलओ के साथ समन्वय करेंगे, लेकिन ये वोटर लिस्ट को अपडेट करना, उसमें सभी वोटर्स के नाम डालना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन जिन बीएलओज ने नाम इस तरह से काटे हैं, उनको आप आदेशित करें, निर्देशित करें कि वो सारा काम छोड़कर प्राथमिकता पर उन नामों को जोड़ें जिन्होंने पहले, जिनका आपने नाम काट दिया, वो लोग जीवित हैं या उसी जगह पर रह रहे हैं, विस्थापित नहीं हुए हैं, कहीं ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो उन सबका नाम आप जोड़िए। तो ये जो आज बिहार में चल रहा है, जैसे राहुल जी ने बहुत साफ कहा कि ये संस्थागत तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ये वोट की चोरी है जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अभी तक इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। भाई, उसके भी तो लोगों के नाम कटे होंगे, या केवल छांट के केवल उन लोगों के नाम काटे जो बीजेपी के वोटर नहीं है, यानी कि सवर्णों के नाम नहीं कटे हैं, मध्यम वर्ग जो वहाँ बेसिकली है उसके नाम नहीं कटे हैं, भूमिहारों के, ब्राह्मणों के, ठाकुरों के और कायस्थ लोगों के नाम नहीं कटे हैं। इसका अर्थ तो बहुत साफ है कि जो ओबीसी, बीसी और SC ST समाज है, इनके आपने नाम काटे हैं। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हम चुनाव आयोग के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं और हम ये चिट्ठियां लिख के चुनाव अधिकारी को दे रहे हैं कि आप जिस तरीके से आपने, जिस तेजी से आपने नाम काटे थे, उस तेजी से जरा नाम जोड़िए भी, और 31 तारीख के पहले जोड़िए। और अगर छूट जाएंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी, जिम्मेदारी इसकी चुनाव की किसी पार्टी की नहीं होगी, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से चुनाव आयोग की है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है और बहुत कम दिन रह गए हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय है और इसको भी देखना होगा कि जो नाम कटे हैं, क्योंकि एक भी अगर शख्स का अगर ये अधिकार उससे छीना जाता है, तो आप ये सोचिए कि लोकतंत्र के लिए ये किस तरह की खतरे की घंटी है। यहाँ तो 65 लाख मतदाता हैं। अरुण जी, आपसे पहला कमेंट कि वंतारा और उसके साथ साथ अंबानी
और फिर उसके बाद ट्रंप का ये टैरिफ, ये किस तरह से इफेक्ट करने जा रहा है, और ये एसआईटी की जांच जो बिठाई गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अनिल अंबानी और फिर अब मुकेश अंबानी, क्या कुछ ऐसी कोई खिचड़ी है जो पक रही है, जो अभी सरफेस पर नहीं आ पा रही है? देखिए बुशरा जी, सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एसआईटी बनाने को कहा है। कोल्हापुर के जैन समाज के मंदिर में हथनी थी, वो बीमार हुई, वो इलाज करवा रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उस हथनी को उठा के बनतारा भेज दिया गया। बनतारा के बारे में इतनी जानकारी तो स्पष्ट है कि मोदी की भाजपा सरकार ने उसको 3,000 एकड़ जमीन जामनगर में दी है, सरकारी जमीन दी गई है। उसका नाम यह है रिहेबिलिटेशन सेंटर, लेकिन वहां जो कुछ हुआ था, कैसे हमारे गोदी मीडिया के साथी दलिया खा खा के, हाथी का दलिया खा के गौरवान्वित हुए थे, कैसी चीजें चली थी वो आपने देखी। और दूसरी चीज, कांच के बाहर तो ठीक है, कांच बीच में था, सामने मुंह लगा के फोटो खिंचवा रहे थे प्रधानमंत्री, बाद में शेर के छोटे से बच्चे को भी गोदी में लेके दूध पिलाते हुए उनके फोटो आए थे, बहुत कुछ है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि सरकार की कृपा दृष्टि रही है, और सरकार कहें तो नरेंद्र मोदी की कृपा दृष्टि रही है। हम लोगों ने वीडियो देखे हैं, मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री की पीठ ठोक रहे थे अपने घर में, अपने बेटे की शादी में उनका वो करते हुए। तो ये चीज तो बड़ा क्लियर है, जो कांग्रेस आरोप लगातार लगा रही है कि 2 उद्योगपतियों का। तो यहाँ पर पहली बार ये आप समझिए कि वो अपने बेटे की शादी का कार्ड देने 10 जनपद गए थे। ठीक है, सब आते हैं, लेकिन गांधी परिवार से कोई नहीं गया। अब उसके बाद अनिल अंबानी की जो परिस्थिति है, जो उन पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरह उनके खिलाफ जो चीजें चल रही हैं, बैंकों के साथ धोखाधड़ी, अब समस्या ये आती है कि क्या माना जाए। एक तरफ तो आप मुकेश अंबानी के साथ खड़े होते हैं, 3,000 एकड़ जमीन बहुत बड़ी बात है, और बनतारा को आपका पूरा संरक्षण, और ये एक अकेली एक हथनी नहीं है, इससे पहले भी एक बीमार हाथी को जबरदस्ती उठा रहे। और सुना तो ये भी गया है, मुझे ये बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, कि दिल्ली के चिड़ियाघर की व्यवस्था भी बनतारा को दे दी गई है, उसी टीम को दी गई है, ऐसी जानकारी आई थी। तो एक अब धीरे धीरे सब जगह आप उन लोगों को घुसा रहे हैं जो आपके प्रिय हैं, बाकी सब सिस्टम, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, एफसीआई हो, जहां देखो आप अडानी और अंबानी हैं। तो ये जो शुरुआत आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से एसआईटी की जो होने जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। कम से कम मनमानी पर तो रोक लगेगी। अगर आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला है, तो क्या आप दूसरों के घरों से जानवर उठा लाएंगे जबरदस्ती? क्या आपको ठेका मिल गया है? सीधी सीधी बात की जाए तो इसको रोकना होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इससे ये भी मैसेज जाएगा कि बनतारा जैसे दूसरे लोग कानून से ऊपर हो गए हैं, आप और हम सब समझते हैं, वैसे बनतारा को कानून के दायरे में लेके आए हैं। कौन लाया है? सुप्रीम कोर्ट लाया। अब ये देखना है कि जो एसआईटी बनेगी वो दलिया ना खा ले, वो दलिया ना खा ले, क्योंकि हाथी का दलिया बड़ा मीठा था, ऐसा बताया था लोगों ने। वो देश के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने कहा तो लोगों को याद रहेगा। जहां तक ट्रंप की बात है, तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि जिसके आप गले पड़े उसने इतनी जोर से मारा है कि कहां गिरे हैं आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए, ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, अमेरिका में कितने इवेंट मैनेजमेंट के जरिए जो है प्रोग्राम किए गए, कहां गए भाई? हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए जो हैं, वो जाते थे, डोवाल साहब, फिर लोगों को बुला के लाया जाता था, कैसे कैसे करके ये साबित करने की कोशिश की जाती थी कि भूतो न भविष्यति, नरेंद्र मोदी से पहले कोई ऐसा नहीं। और कैसे उन्होंने खुद को साबित करने की कोशिश की, चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। यहां याद करिए आप, जब ट्रंप दौरे पर आए थे तो अहमदाबाद में दीवारें बना दी गई, लोग दिखाई न पड़े। तो ये जो लगातार बिना बात मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली जो कोशिश हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बदला ले रहे हैं भारत के साथ। नरेंद्र मोदी ने उनके साथ क्या किया है, ये तो मोदी और ट्रंप ही जाने, लेकिन ट्रंप नरेंद्र मोदी का बदला भारत की जनता से ले रहे हैं। अब आप देखिए, जो टैरिफ बढ़ा है, इस टैरिफ में सबसे पहले ज्वेलरी, कपड़े, ऑटो, इन पे आने वाला है असर।
अब देखिए ज्वेलरी का सबसे असर, हैंडमेड ज्वेलरी जाती है तो गुजरात और राजस्थान के लोगों पे पड़ेगा। कारखाने धीरे धीरे उनके ठप हो रहे हैं। ऑटो का कारोबार जो है, कपड़े का है, और इससे करीब करीब 48 अरब से ज्यादा का व्यापार प्रभावित होगा, और इसका सीधा असर हमारी जीडीपी पे पड़ेगा जो कम होगी। हालांकि सही आंकड़ा तो आज तक जीडीपी का इन्होंने दिया नहीं है। चौतरफा जब ये लगातार बढ़ती जा रही है ये चीज, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे ट्रंप मान जाएंगे इसकी क्या गारंटी है। और ट्रंप हमारा कितना अपमान कर चुके हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं, हमारा अपमान होता है जब ट्रंप ने पाकिस्तान को अपने बराबर बैठाया, उसको पैसे दिलाए, उसके जनरल को ट्रंप ने खाना खिलाया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो हर जगह सीना ठोकते हैं, जिनको हर जगह घुसपैठिए दिखते हैं, जिनको हर जगह गांधी परिवार दिखता है, या जिनको विपक्ष दिखता है, जिनको संसद के भीतर छिछोरे दिखते हैं, उन्हें ट्रंप की बातें नहीं दिखती। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक शब्द नहीं बोले हैं। आप याद कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था, तो उसको युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप ने पहले की, उसके बाद डीजीएमओ और उसके बाद रक्षा मंत्री आए, और उसके बाद लगातार 32 बार ट्रंप ने कहा कि हमने डील की, हमने रुकवाया। और उसी दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज दिलवाया, मदद दिलवाई, उन जनरल मुनीर को अपने साथ बैठ के खाना खिलाया, तारीफ की। और सबसे बुरी बात यह है कि ट्रंप और पाकिस्तान और भारत को बिल्कुल बराबर कर दिया। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ भारत, भारत का दर्जा कितना ऊंचा था। तो ये हमारा अपमान हुआ है, और इस पतन के लिए कौन जिम्मेदार है। माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, अब आज की स्थिति यह है कि आप नाम नहीं ले सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप करेंगे क्या। ठीक है, दूसरे देशों से आप व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए जब आप वहां थे तब हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगा के भारत भेजा गया था, आप कुछ नहीं बोले। तो भाई किसको बचा रहे हैं, किस वजह से डर रहे हैं। कहाँ आपका 56 इंच का सीना, कहाँ 6 इंच का भी नहीं रह गया। अब अमेरिका जिसने हमारे लोगों के साथ व्यवहार कर, जिसने हमारे देश का मतलब अपमान किया है, देश का अपमान, 150 करोड़ लोगों का अपमान है कि पाकिस्तान को हमसे ज्यादा तरजीह दी जा रही है, और एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अब आप चीन के पास जा रहे हैं। चीन जो है, चीन ने आपका गलवान इलाके में जमीन कब्जा कर ली, अरुणाचल के एरिया में लगातार वो कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है। नेपाल में उसका हस्तक्षेप इतना बड़ा है कि नेपाल आपके साथ नहीं है। कहाँ है आपकी विदेश नीति, और कहाँ तो आप लड़ी बंद करा रहे थे, गणेश जी बंद करा रहे थे, कहाँ आप सीधे पहुंच गए। और तो और सबसे बड़ी बात है, सरदार पटेल की मूर्ति जिसको लेकर के आप अपना सीना चौड़ा करते थे, वो भी आपने चीन से बनवाई है। आप हैं कहाँ, प्रधानमंत्री हो देश के, एक बनिए के नौकर नहीं हो आप, एक उद्योगपति के सेवादार नहीं हो। क्योंकि उस पर अगर मुकदमा चल रहा है तो क्या आप 150 करोड़ लोगों को आग में झोंक देंगे। इस पर कौन बात करेगा, इस पर प्रधानमंत्री को बात करनी है, लेकिन वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं। उनको पहलगाम का जवाब देना, उसके लिए मधुबनी जाना पड़ता है। वो बिहार में खड़े होते हैं, गया में तो उनको घुसपैठिए दिखते हैं। 12 साल से आप सरकार में हो, होमलैंड सिक्योरिटी आपकी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके पास हैं, फिर कैसे घुसपैठिए घुस रहे हैं। और इन्हीं घुसपैठियों के नाम पे 2014 में आप आए थे। तो आज देश को ये बता दो कि हमने इतने हजार घुसपैठिए निकाल के बाहर भेज दिए। एक आंकड़ा तो दो। झूठ झूठ झूठ। महत्वपूर्ण सवाल है, जाहिर सी बात है जी, पूरा देश पूछ रहा है, लेकिन उसका जवाब मिलेगा ये तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जवाब तो वहां मिलते ही नहीं है। आ रही हूं मैं अरुण जी आपके पास कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। सिद्धार्थ जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये वंतारा को लेकर जो एसआईटी का गठन किया गया है, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं, क्योंकि कहा गया है इसमें कि कानूनों का उल्लंघन किया गया है सीधे तौर पर। उसके बाद इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। दूसरा, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, और अब उसका जाहिर सी बात है असर पूरे बाजार पर देखने के लिए मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो मोदी जी की तरफ से की जा रही हैं। अब स्वदेशी की बात कर रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, ये तमाम तो लोगों को दिख रहा है। हाई मॉरल ग्राउंड की वो बात करते हो, बिल लाकर आज आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर आपने रेड पड़वा दी। तो ये सब कुछ चल रहा है, और उसमें वो चाह रहे हैं कि कैसे हेडलाइंस मैनेज कर लें, लेकिन वो मैनेज नहीं हो रही हैं। अनिल अंबानी और अब उसके बाद मुकेश अंबानी। तो वही मेरा सवाल आपसे भी कि आखिर चल क्या रहा है।
जी, मेरे ख्याल से भाजपा के हाथ से नैरेटिव बाहर जा रहा है और भाजपा अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ना पैनिक सिचुएशन में आ गई है। जैसे उदाहरण के लिए कल हाई कोर्ट से उनको कोई राहत मिल गई डिग्री के मामले में। सवाल ये उठता है कि भारत के प्रधानमंत्री किसी कोर्ट के नियुक्ति के बाद तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने। वो तो भारत के प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो लोकप्रिय थे और जनता ने उन्हें वोट दिया। तो जनता ने जिसको वोट दिया, आपको जनता ने वोट बंद दे के अगर प्रधानमंत्री बनाया है, तो आप डिग्री के मामले में कानून के आंचल के पीछे कैसे छुप सकते हैं? आप अगर छुपना चाहिएगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि एक सामान्य सी चीज है। आज कल जब मैं देख रहा था, जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया तो मुझे थोड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि मेरे घर में 2 बच्चे हैं। अब वो अगले महीने से कहेंगे पापा हम आपको मार्कशीट तो दिखाएंगे नहीं, पहले प्रधान जी मार्कशीट नहीं दिखा रहे हैं तो हम काय के लिए दिखाएं? बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मैं छोटा मोटा एक व्यापार भी चलाता हूं, तो कभी कभी किसी को नौकरी पर रखना होता है तो वो सीवी भेजता है, वो अपना बायोडेटा भेजता है, उसमें लिखा रहता है कि सर हम एमकॉम है करके। अब अगले बार मैं किसी को पूछूंगा ये एमकॉम का सर्टिफिकेट दिखाओ, तो बोला "आप प्रधानमंत्री से तो नहीं मांगते हैं, हमको तो हमने बता दिया, आप मान लीजिए और नौकरी पर रख लीजिए"। बड़ी दिक्कत, मतलब पूरे भारत में एक ना सामाजिक संकट आने की स्थिति हो जाएगी, बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। तो एक छोटी सी चीज थी, अगर 2016 में अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-2 डिग्रियां ऐसा करके दुनिया को दिखा दिया था, वही डिग्री उठा के कोर्ट में दिखा देते, मामला खत्म हो जाता। वो नहीं दिखा के क्या कह रहे हैं? जो चीज है ही जो चीज नहीं, आप जितना छुपाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब लोगों को लगेगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो खैर वो तो उसके चलते अब इतनी भद्द पिट रही है सुबह से पूरे सोशल मीडिया से लेके अखबारों में कि अब उनको हेडलाइन मैनेजमेंट करना है। तो इस मामले को सबसे ज्यादा और सबसे पहले जोरदार ढंग से उठा दिया था दिल्ली की विधानसभा में। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक बोल दिया था विधानसभा के सदन में कि ये चौथी पास राजा है करके कोई कहानी बोल दी थी। हमें पता है सौरभ भारद्वाज काफी तीखा क्या कहते हैं बोलते हैं, कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था। अब हेडलाइन मैनेजमेंट करना है, डिग्री के बारे में सवाल नहीं उठाए लोग, इसलिए किसी के घर पे ईडी को भेज दो, किसी के घर पे सीबीआई को भेज दो, इसी तरह की। इसका मतलब यह है कि काफी पैनिक सिचुएशन में है। दूसरी बात, आपने वनतारा का पूछा, तो वनतारा के बारे में एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि वनतारा जहां पर है जामनगर में, वो जामनगर ऑयल रिफाइनरी है। वो जगह मिली थी आपको ऑयल रिफाइनरी के लिए। ऑयल रिफाइनरी जहां पर लगाना है, एक उद्योगपति को उद्योग लगाना है, ऑयल रिफाइनरी लगाना है, वहां पर आपके पास 3000 एकड़ जमीन जानवरों को रखने के लिए कैसे मिल गई? इसका मतलब जो जमीन आपने दिया था उद्योग लगाने के लिए, वहां पर आप जू खोल रहे हैं, और ये जू खोलेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि भारत में वन्य प्राणियों के साथ किसी भी मनुष्य का, मतलब नागरिकों का, क्या कहते हैं उनका और वन्य प्राणियों के बीच में रिलेशनशिप या किसी भी तरह का छूने की बात नहीं होनी चाहिए, एक नियम ही है। इसीलिए आप अगर किसी अभयारण्य में भी जाइए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाइए, तो शेर तो खुला रहता है लेकिन आप ही के डब्बे में बंद रहते हैं, तो ताकि शेर और आदमी के बीच में किसी भी तरह का संबंध स्थापित नहीं हो। तो एक ऐसी चीज जहां पर जंगली जानवरों के साथ आदमी का किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होता, कोई संपर्क नहीं होता, वहां पर अगर भारत के चुने हुए संवैधानिक सबसे बड़े पद के व्यक्ति जंगली जानवरों के साथ जाके फोटो खिंचवा लेते हैं, हाथी के साथ नाश्ता कर लेते हैं, शेर की पीठ पे चढ़ के घूम लेते हैं, ऊंट को वो पुचकार देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप में एक, क्या कहते हैं, असंवैधानिक कृत्य हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि ये तो इतनी अटपटी चीज है कि कम से कम इसमें एक एसआईटी तो गठित करके देख ही ले कि क्या होता है। लेकिन अब एसआईटी गठित होने का मतलब है ये लंबा चलेगा, इसीलिए इस पर कोई हम निष्कर्ष निकालें ठीक नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया 2 चीज बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। जामनगर ऑयल रिफाइनरी में रिलायंस को जमीन दी गई थी पेट्रोकेमिकल, मतलब पेट्रोल साफ करने का, क्या कहते हैं, एक संयंत्र लगाने के लिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो आपको जहां पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाना था, वहां पर आप जू कैसे खोल सकते हैं? आपका जो काम था वो काम से बाहर कैसे कर सकते हैं? तो प्रथम दृष्टया एक समस्या है। और दूसरी यह है कि जंगली जानवरों के साथ किसी भी तरह का मनुष्य का संबंध होना अटपटा है, और वो असंवैधानिक भी है, गैर कानूनी भी है। और ऐसे में भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद के व्यक्ति ने जाके उनके साथ फोटो खिंचवा ली है, शेर के साथ सेल्फी हो गई है, ऊंट के साथ नाश्ता कर लिया है, तो बड़ी अटपटी स्थिति हो गई है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एसआईटी गठित हुई है। और तीसरी बात, आपने जो कहा कि ये जो बिहार में जो जिस तरह से ये वोट चोरी वाला चीज चिपकते जा रहा है भाजपा के साथ, सड़क पर भले लोग बिहार में हों, लेकिन पूरे भारत में ये अब बात हर आदमी के जुबान पर आ गई है, गली गली में शोर हो गया है कि बीजेपी चोर हो गया है। तो ऐसी स्थिति जब हो गई है तो उनके हाथ से स्पष्ट है कि नैरेटिव जा रहा है।
और ये जो आज ट्रंप साहब ने किया है, जो 50% टैरिफ आज ठोका है, उसके कारण इनको, जिसको कहते हैं ना ऊंट के पीठ पर सबसे अंतिम तिनका की तरह, ये बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। और उस बोझ को मैं अभी थोड़ा आपसे बात करते समय मैं डेटा देख रहा था, आज सेंसेक्स करीब 850 पॉइंट गिर गया है आज का आज, क्योंकि आज से टैरिफ शुरू हुआ है। और सेंसेक्स आज का, जिसमें कि काफी सारे लोग भारत के, खास करके जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो सेंसेक्स में काफी पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, 850 पॉइंट गिरा है। दूसरा, अभी आधे एक घंटा पहले रॉयटर्स नाम की दुनिया की सबसे बड़ी, क्या कहते हैं, मीडिया हाउस है, उसने एक आर्टिकल छापा है इसी के ऊपर। सूरत में एक भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक हीरा भवन करके अभी हाल फिलहाल 2-3 साल पहले एक उसका उद्घाटन किया था। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, पेंटागन से भी बड़ा बिल्डिंग है। उसमें आज की डेट में 4700 ऑफिस बंद हो गए हैं, सिर्फ 250 ऑफिस चल रहे हैं। मतलब हीरा उद्योग इतना मार खा रहा है। भारत का हीरा निर्यात पिछले 20 साल में सबसे कम के स्थिति में आ गया है। और ये तब जब दुनिया का 80% हीरा का काम, हीरे का पॉलिशिंग, हीरे का कटिंग, हीरा संबंधी काम सूरत में होता है। और ये मैं सूरत की बात बता रहा हूं। कई सारे बड़े बड़े व्यापारी भारत में अपना निवेश छोड़ के अफ्रीका में एक छोटा सा देश है बोत्सवाना, वहां बोत्सवाना में अपना फैक्ट्री लगाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बोत्सवाना पर, भारत पर 50% टैक्स है, लेकिन अमेरिका का टैक्स बोत्सवाना पर सिर्फ 15% है। तो वो लोग अब अपना काम शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन शिफ्ट काम करने वाले क्या कहते हैं, आपके एम्प्लॉय तो नहीं करेंगे, उद्योगपति कर सकते हैं, उनकी फैक्ट्री जा सकती है, उनके ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो मजदूर है वो तो बेचारा सूरत में फंस गया है। तो कुल असर इसका, जो आज इन्होंने टैरिफ लगाया है ट्रंप साहब ने, उसका कुल असर भारत के ऊपर करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया का है। इसमें करीब करीब भारत के 16 लाख परिवार जो आज काम कर रहे हैं, उनका काम छिनने वाला है। उनका काम अब ठप हो जाएगा। वो जहां भी नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी जा रही है। और इसमें मैं जो टॉप 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि इसका सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है, उदाहरण के लिए मुंबई में, महाराष्ट्र में कोई मिल है, मिल में मान लीजिए कोई राजेश कुमार नाम का आदमी काम करता है, उसकी महीने की कमाई 15,000 रुपए घटने वाली है। सीधे सीधे उसको 15,000 का मार है। मान लीजिए गुजरात के सूरत के हीरा मंडी में कोई पॉलिश का काम करता है, अमित भाई नाम का आदमी, उसकी कमाई सीधे सीधे 10,000 रुपए महीना घटने वाली है। मान लीजिए विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में कोई मछुआरा है सुरेश नाम का, उसको महीने में 12,000 रुपए का घाटा हो रहा है। सीधे सीधे ये घाटा भारत को हो रहा है। और ये जो पूरा का पूरा हुआ है, उसका कारण ये है, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है। भारत ने आ बैल मार करके अपने ऊपर टैरिफ लगवाया है। एक होता है टैरिफ लगाना, दूसरा होता है टैरिफ लगवाना। इसकी शुरुआत हुई थी 13 फरवरी को इस साल, जब भारत के प्रधान जी ने अमेरिका में ट्रंप साहब का हुआ था जनवरी में, क्या कहते हैं, शपथ ग्रहण, उसमें इनको नहीं बुलाया गया था। इनको लगा कि हमें जाना है, मिलना है। ये इन्होंने अपनी विदेश मंत्री को वहां पर भेजा, वो एक हफ्ता रहे और ट्रंप साहब से एक निमंत्रण ले लिया। उसके बाद भारत के प्रधान जी गए अमेरिका, व्हाइट हाउस में इनकी मीटिंग हुई और भारत के प्रधान जी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में 13 फरवरी को व्हाइट हाउस से एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलता है। कोई भी डीबी लाइव के दर्शक गूगल करके देख लीजिए, व्हाइट हाउस का 13 फरवरी का इंडो यूएस जॉइंट स्टेटमेंट। उस जॉइंट स्टेटमेंट में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये पढ़ के कि पैरा नंबर 9 में भारत ने अमेरिका से मान लिया कि भारत अमेरिका से बत्तख का मांस भी लेगा और मवेशी का चारा भी लेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारत अमेरिका से बत्तख का मांस और मवेशी का चारा पैरा 9 में मान लिया। अब मुझे आश्चर्य होता है कि भारत जैसे बड़े देश के प्रधान और अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति अगर दोनों मिलते हैं तो बड़ी बड़ी बातें उनको करनी चाहिए थी। स्पेस की बात करनी चाहिए थी, हवाई जहाज की बात करनी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए थी, सिलिकॉन की बात करनी चाहिए थी। वो मवेशी का चारा और बत्तख के मांस पर कैसे आ गए? इसका मतलब ही है कि उस बैठक में ट्रंप साहब ने कोई एक कागज इनके हाथ में दिया, इन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, इनकी डिग्री जो थी वो डिग्री का उपयोग इन्होंने नहीं किया और उस पर साइन कर दिया। तो हो ये गया कि आपने किसी के साथ अगर सगाई कर ली, उसके बाद शादी के समय आप अगर भागेंगे तो वो तो पीछे पड़ेगा ही। उसने तो आपसे लिखवा लिया है कि वो बत्तख का मांस आपको देगा, उसने लिखवा लिया है कि वो आपको मवेशी का चारा देगा, वो आपसे लिखवा लिया है कि अमेरिका भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल देगा।
तो आपने अमेरिका के साथ तो लिखवा लिया, मान लिया कि अमेरिका से आप कच्चा तेल सबसे ज्यादा लेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि हम रशिया से तेल लेंगे। आप एक साथ दो घोड़ों पे सवारी ना बुशरा जी, दो घोड़ों पे सवारी एक साथ नहीं, सामान्य जीवन में नहीं होती। वो अजय देवगन फिल्मों में कर लेते हैं, असल जीवन में अगर आप दो घोड़ों पर सवारी कीजिए ना, तो जैसे ही वो दो घोड़े दो तरफ जाएंगे तो आपका पैंट फटेगा, बाकी जो फटेगा तो फटेगा ही फटेगा। तो इन्होंने जो बहुत बड़ी गलती की अपने जीवन में, इनकी एक सबसे बड़ी इन्होंने, एक तो आप चीन के साथ मिले, पहले आप चीन के साथ ब्रिक्स में मिलते हैं और ब्रिक्स में मिलने पर बोलते हैं कि हम अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अपना एक करेंसी लाएंगे। तो जैसे ही आप ब्रिक्स में बैठेंगे और अमेरिका के खिलाफ बात करेंगे, अमेरिका को गुस्सा आएगा। दूसरी तरफ आप एक साथ अमेरिका के साथ बैठते हैं और उसमें क्वाड में बैठते हैं और कहते हैं कि हम चीन को कमजोर करेंगे। तो हम लोगों के ना इसमें भोजपुर की तरफ एक भोजपुरी में कहावत है, बरों के माए कन्या इनों के माए, मतलब एक साथ आप वर की भी माता बन गई और वधु की भी माता बन गई। एक साथ ऐसा दोनों नहीं होता है। अब चीन और अमेरिका के साथ, दोनों के साथ, चीन अमेरिका के खिलाफ ब्रिक्स बनाया है, आप उसके भी सदस्य बन गए। आप अमेरिका ने चीन के खिलाफ क्वाड बनाया है, आप उसके भी सदस्य बन गए। अब क्या होगा, दोनों को आप पे भरोसा नहीं रहेगा। और इसका सबसे जीता जाता उदाहरण हमको मिला ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर केवल 88 घंटे तक चला था। केवल 88 घंटे में एक तरफ जो ब्रिक्स में आपका दोस्त था चीन, उसने आपको धोखा दिया और आपका साथ देने के बदले पाकिस्तान को उसने मदद दे दी, पाकिस्तान को उसने सैटेलाइट दे दिया, पाकिस्तान को उसने हवाई जहाज दे दिया, पाकिस्तान को उसने मिसाइल दे दिया, जिससे पाकिस्तान आपको परेशान कर रहा था। दोस्त था चीन के साथ आप। ब्रिक्स में ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान चीन के साथ ब्रिक्स में नहीं बैठता है, भारत ब्रिक्स में बैठता है चीन के साथ। तो भारत की मदद करने के बदले पाकिस्तान ने चीन के साथ मदद कर दी। दूसरी तरफ ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने से पहले जिस समय भारत की सेना ने अखंड भारत और पीओके दोनों को अपने मुट्ठी में ले लिया था, तब ट्रंप साहब बीच में पड़ गए और डंडा मार के आपको सीज फायर करवा दिया। तो आप क्वाड में तो कहीं पर पाकिस्तान, अमेरिका के साथ क्वाड में पाकिस्तान तो नहीं बैठता है, अमेरिका तो आपका दोस्त क्वाड में था। तो ऐसी स्थिति में आप आ गए कि 88 घंटे के अंदर दुनिया के दो देश जिनके साथ आप उठते बैठते थे, एक के साथ ब्रिक्स में, दूसरे के साथ क्वाड में, जो आपके दोस्त थे, दोनों ने आपके ऊपर डंडा चला दिया। तो ये स्थिति तो इनकी हो गई है। तो कभी कभी ना विश्व गुरु बनने, आपको विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले आप गुरु घंटाल होंगे, अगर तो गुरु नहीं बन सकते। एक होता है गुरु, एक होता है गुरु घंटाल। आपको अगर गुरु बनना है तो पहले अपनी घंटालाई छोड़नी पड़ती है। इन्होंने ये बने हुए थे गुरु घंटाल, कोशिश कर रहे थे गुरु बनने की, ये दोनों तरफ से मारे गए। अब ये तो तब तक तो हुआ विदेश नीति, लेकिन अब मुझे ये आश्चर्य हो रहा है और मुझे ये दुख हो रहा है कि जिस तरह से दीक्षित साहब ने कहा, ये असर अब ट्रंप साहब, गुस्सा तो उनको है भारत के प्रधान जी पर कि आपने हमसे सगाई कर ली थी 13 फरवरी को, क्या कहते हैं, मवेशी का चारा और बत्तख के मांस पर, उसको तो आप मान नहीं रहे, लेकिन वो गुस्सा उन पर निकालने के बदले देश की जनता पर निकाल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, उसका असर आज दिखने लगा। 850 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया और हीरा मंडी में बैठ रही है, झींगा का व्यापार बैठ रहा है, कपड़ा का व्यापार बैठ रहा है, 16 लाख परिवारों पर असर पड़ने वाला है, 50,000 करोड़ का घाटा होने वाला है। यही तो है असल कहानी। बुशरा जी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से तमाम चीज़ों को जो है वो समझाया है और ये कितना घातक होने जा रहा है आम इंसान के लिए, ये समझने की ज़रूरत है। अरुण जी, ये लगता है मोदी जी को कि वो कुछ भी करके इलेक्शन तो जीत जाते हैं और इलेक्शन वो जीत रहे हैं तो फिर उनको बाकी तमाम चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो उनकी इलेक्शन की चोरी भी पकड़ ली गई है। तो क्या ये चीज़ें अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि हम ये माने कि आने वाला बिहार का इलेक्शन तो गया? मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई भी हथकंडा अपना रहे हैं, वो कुछ भी काम करता हुआ नहीं आ रहा है। देश में गिर रहे हैं, विदेश में गिर रहे हैं, विश्व गुरु की उपाधि उनसे छीनी गई है। एक तरह से लोगों ने देख लिया क्या हो रहा है। अब चीन जाएंगे तो वो आप देखिए कि मैं देख रही थी कि जो भक्त हैं और खासतौर पर जो गुलाम मीडिया है, उनके जो एंकर्स हैं, जब ट्रंप से दोस्ती थी तो उनकी ढपली बजा रहे थे कि देखिए क्या हो रहा है। और अब चीन को कोस रहे थे। अब चीन जा रहे हैं तो ट्रंप को कोस रहे हैं और चीन की वाहवाही कर रहे हैं। तो मतलब आप क्या जनता को इतना बेवकूफ समझा है क्या कि आप जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे ठग लेंगे उनको? उषा जी, मैं आपको ट्रंप और बिहार से पहले गुजरात ले चलता हूं। कल नरेंद्र मोदी गुजरात गए थे
और मैं उस इलाके का नाम भूल रहा हूँ जहां उनकी सभा हुई थी। उस इलाके में सौराष्ट्र के लोग, यूपी बिहार के लोग रहते हैं। वहां ये स्थिति हुई थी कि कांग्रेस के नेताओं को घर में नजरबंद किया, वो तो सब किया, स्कूली बच्चे, स्कूली टीचर, सबको ढो के लाया गया था, फिर भी नरेंद्र मोदी के हिसाब की रैली या मीटिंग नहीं हो पाई। इतना ज्यादा आक्रोश है लोगों में उस इलाके के कि लोगों ने विरोध किया। एमएलए जो वहां के हैं उनको तो बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी वो झांकी देखी कि क्या हो रहा है। तो जब अगर गुजरात में नरेंद्र मोदी जाते हैं और उनके लिए ऑर्डर पर भीड़ ढोके लाई जाती है, लोग विरोध करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है और दुनिया में क्या हो रहा है। अब रही बात ट्रंप साहब की, तो ट्रंप जो है उन्होंने क्या समझौता किया, जैसा सिद्धार्थ जी बता रहे थे अभी। अब बतख का मांस और चारा और ये सब जो है, अब समझ में आया कि जब बयान दे रहे थे कि मुझे चाहे कोई भी खामियाजा भुगतना पड़े, व्यक्तिगत नुकसान झेलना पड़े, मैं किसानों का अहित नहीं होने दूंगा। अरे भाई, तुम किस मुंह से ये बात करते हो? क्या मतलब, कहीं भी कुत्ते को भी अगर आप डांट दो कुछ हो तो वो पास नहीं आता है। ये कितनी जल्दी झूठ बोल लेते हैं। अभी भूले नहीं है, 700 से ज्यादा किसान मरे थे, साल भर से ज्यादा, और आज तक उनका कोई हल नहीं निकला उन तीनों कानूनों का। कोई ये नहीं है कि कुछ बदल के कोई नई चीज लाए हो। तो किसान क्या देश का भूल जाएगा जिसको आप धोखा देना चाहते हो? और वो आप कितने दिन छुपा लोगे? जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में दर्ज है वो आज नहीं तो कल आएगा। भाषा बदल के आप क्या कर लोगे? आपने नहीं पढ़ा, लेकिन औरों ने पढ़ा है, उन्होंने दुनिया को बताया है। तो प्रधानमंत्री जब ये कोशिश करते हैं कि उनके झूठ छुप जाए तो झूठ बढ़ते चले जाते हैं। अब बिहार की बात करें तो आप ये बताइए कि किस आधार पर, कहां से आप जीतना चाहते हैं? मैं आपको पीछे ले चलता हूं। ऑपरेशन सिंदूर, सऊदी से लौटे तो जाना चाहिए तो पहलगाम पहुंच गए, मधुबनी, वहां से जाके बातें की, और क्या क्या बात की, बिल्कुल चुनावी भाषण था। दुख का समय था, 26 जाने गई थी, बात नहीं। उसके बाद आप समझिए जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उसमें सिंदूर कहां से आया, कौन लाया? लाशें पड़ी थी, जिम्मेदारी आपके गृह मंत्री की थी, कानून व्यवस्था आपके गृह मंत्री के हाथ में थी। आपने उनसे सवाल नहीं पूछा, ना गृह मंत्री गए ना आप गए। और आपने किया क्या कि आप ले आए एक मुस्लिम आर्मी अफसर को और एक दलित आर्मी अफसर को। ये हमारा किया हुआ विभाजन नहीं है, ये संसद में बातें हुई, नेताओं ने की हैं। और पूरा प्रोटोकॉल आर्मी का, डिफेंस का आपने तोड़ दिया। मिडिल रैंक के अफसर, जूनियर अफसर थे ये तो, मिडिल रैंक ब्रिगेडियर से एबव, कायदे से तो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, प्रेस ब्रीफिंग होनी है, अगर फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी कर रहे हैं तो उनके साथ डीजीएमओ को रहना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपने लाके सूफिया कुरैशी को बैठा दिया, व्योमिका सिंह को बैठा दिया। क्यों? कि आप उसको सिंदूर से, आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी, इसीलिए संदेह होता है। क्योंकि उन आतंकियों के आपने फोटो जारी कर दिए, घर तोड़ दिए, लेकिन वो आज तक नहीं मारे गए। तो क्या प्लान था? जो पुलवामा पे सवाल उठते हैं आज तक, वो पहलगाम पे उठ रहे हैं। और पहलगाम के सवालों का जवाब देने के लिए आप पहुंचते हैं बिहार, क्योंकि वहां चुनाव है। गया में भी उन्होंने वही सारी बातें की। तो ये जो चीज है, इसमें एक चीज आती है जो आज प्रियंका गांधी ने कही कि आप 2047 की बात करते हैं, तो किस आधार पे कर रहे थे? इसी वोट चोरी के आधार पर कर रहे थे, इसी चुनाव आयोग की मदद के आधार पर कर रहे थे। क्यों? आप ऐसा समझते हैं कि देश की जनता इतनी मूर्ख है कि 2014 से 2047 तक आपको झेलती रहेगी? और इसमें आप कामयाब भी हुए। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह एक तरफा। अब समझ में आता है क्योंकि हम लोग फील्ड में थे, गए, लोग कुछ कह रहे थे, बातें कुछ हो रही हैं, लेकिन नतीजे कुछ आ रहे हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि अंग्रेज, अमेरिकन, गोरी चमड़ी वाले किसी के सगे नहीं है। उनको आप इस्तेमाल करना था, आपको उन्होंने इस्तेमाल किया। आप माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करते रहे, आप उनके लिए चुनाव प्रचार करने गए, आपने पूरी मशीनरी लगा दी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको पाकिस्तान के सामने बेइज्जत किया। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। और अगर थोड़ी सी देशभक्ति, मैं तो वो कहता हूं कि वो लोग, उनकी आंखों की रोशनी चली गई जो हिंदू अस्मिता और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। इतना बड़ा जूता पड़ा है, इतना बड़ा अपमान हुआ है पूरे 150 करोड़ लोगों का, एक व्यक्ति का नहीं है। ये प्रधानमंत्री का केवल अपमान नहीं है, भारत देश का अपमान है। उसमें हम सब शामिल है कि अमेरिका आपको लगातार अपमान कर रहा है। और देखिए, अभी उन्होंने जो राजदूत भेजा है,
सर्जियो गोर, वो कौन आदमी है? वो कट्टर ट्रंप का व्यक्ति है जो अब निगरानी के लिए भेजा गया है। उसके चलते ट्रंप को अपने करीबी दोस्त एलन मस्क, जिन्होंने पैसा भी दिया था, जो सरकार में आए थे, उन्हें बेइज्जत होकर निकलना पड़ा। वो आए हैं भारत में, कोई किसी तरह की कोई वो नहीं, किसी पर बात ही नहीं कर रहे हैं। अमित शाह जी कहते हैं, जब बात आती है तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नक्सल कह देते हैं। इलेक्शन में जो कैंडिडेट आए हैं वो उन सवालों का होता है, स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, वो सवाल पूछे जाते हैं, जिन सवालों के जवाब, वो चीजें आप मीडिया के जरिए ला रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। बेशर्मी इतनी है कि हर चुनाव जीतने की ललक जो है, जो भूख है, उसमें आप हर एक चीज को खत्म किए दे रहे हैं। आपने संवैधानिक संस्थाओं को, देश की एजेंसियों को एकदम उनका अपमान कर दे, उन्हें बिल्कुल उनकी ऐसी इज्जत खत्म किए, चाहे आपकी ईडी हो, चाहे आपकी सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो और दूसरी संस्थाएं हो। अब क्या आप कोर्ट्स को भी उसी तरफ ले जाएंगे? देखिए, हम और आप जान रहे हैं कि कोर्ट्स में अपॉइंट कौन हो रहे हैं। अभी तो बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए तो भाजपा की एक प्रवक्ता अपॉइंट हुई है। तो ये आप सब कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्यों? क्योंकि सबसे बुरी चीज ये है कि जब एक खास नजरिया के लोग बैठेंगे तो इस देश का जो भाईचारा है, जो ये तमाम रंगों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, उस नारे का क्या होगा? क्योंकि ऐसे लोग, मैं कहता हूं कि अनपढ़ लोग, अकेले प्रधानमंत्री अनपढ़ नहीं है, जिन लोगों का चयन हो रहा है किसी संस्था में, देख लीजिए अब जेएनयू में जो कुलपति हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्राचार्य तो गोबर से लिपाई करा रही है। क्या है ये? कहाँ की चीजें चल रही हैं? क्यों किसी मुद्दे पर कहाँ हमने आगे आगे बढ़े नहीं है? सुधांशु शुक्ला अभी गए, शुभ्रांशु शुक्ला, तो किसके खर्चे पे, कहाँ से गए? हम अपने आप नहीं भेज पाए, बाया अमेरिका गए। किस बात की वो कर रहे हो आप? हर तरफ, हर मोर्चे पर फेल है। आंतरिक सुरक्षा हो, विदेशी संबंध हो, विदेशी रिश्ते हो, अकेला एक नहीं है। आप बताइए, नेपाल, म्यांमार, भूटान भी अब जो है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो ये मान लीजिए आपके हाथ में नहीं। लंका आपको पहले दांव दे चुका है, चीन वहां घुसपैठ कर चुका है। पाकिस्तान के वो इंपॉर्टेंट बंदरगाहों पर चीन पहुंच चुका है, वो रोड बना रहा है, और आप जो है वो यहाँ राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, राहुल गांधी को घेर रहे हैं, उनके लोगों को घेर रहे हैं, उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं सदन में। इससे क्या हासिल होने वाला है? जिस दिन क्या होगा, ये तो चले जाएंगे, हम सब खामियाजा भुगतेंगे हर स्तर पर। यही बात है। यही जो डेमोक्रेसी के डिफेंडर्स जो लोग हैं, आप हैं, सिद्धार्थ जी, और जो पत्रकार जो आवाज उठा रहे हैं, ये सब सारे लोग जो हैं, वो यही सवाल है उनका कि ये चले जाएंगे, लेकिन देश को फिर वापस लाने में कितना वक्त लग जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर है जो हम सबके जहन में आता है और चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। लास्ट कमेंट सिद्धार्थ जी, ये सारी चीजें क्या आने वाले बिहार के इलेक्शन पर असर डालने जा रही हैं? मैं आज तस्वीरें देख रही थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये यात्रा जो है वो बिहार की है। ऐसा लग रहा था कि न जानो कहां से ये हुजूम जो है इकट्ठा कर कर लाया गया है। प्रियंका गांधी को देखने के लिए 2-2 घंटे इंतजार कर रही थी औरतें वहां पर। उनको वहां पता था कि इंदिरा गांधी की जो है ये पोते हैं, और ये तमाम बातें जो हैं वो उनको साफ तौर पर पता थी। तो अवेयर लोग हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं। एक बस में मैंने देखा कि वहां की वो है जो ड्राइवर है वो कह रहे हैं कि वोट चोर, तो पीछे से आवाज आ रही है गद्दी छोड़। तो ये तो चस्पा हो गया है मोदी जी के साथ। तो इसको हटाने के लिए तमाम जो तरकीबें की जा रही हैं, क्या ये कोई कारगर साबित होंगी? आपको लग रहा है हाथ से मामला निकल गया है? देखिए, पिछले 12 साल में भाजपा ने जिस तरह का इस देश में ध्रुवीकरण किया, वो ध्रुवीकरण के चलते भाजपा का केवल ये नहीं कि उसको चुनाव में वो जीतती थी, वोट चुनाव में जीतने के लिए वोट शेयर चाहिए होता है, भाजपा बहुत ज्यादा इस देश के लोगों के माइंड शेयर को भी कैप्चर कर रही थी। और कोई भी ध्रुवीकरण का सबसे पहला, कोई भी ध्रुवीकरण जब करता है उसका पहला उसके पीछे उद्देश्य रहता है कि मैं लोगों का माइंड स्पेस कैप्चर करूं। जैसे हम दक्षिण भारत में रहते हैं, आप तमिलनाडु में जाइए, तमिलनाडु में बीजेपी की 0 सीटें हैं, कहीं पर भी ना लोकसभा वो जीतती है ना विधानसभा जीतती है, फिर भी अच्छा खासा वोट शेयर नहीं भी उसके पास है तो माइंड स्पेस वो कैप्चर करके रखती है। तो भाजपा जो भी पोलराइजेशन करता है, जो भी ध्रुवीकरण करता है, वो ध्रुवीकरण केवल एक चीज में नहीं करता है, वो केवल धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करता है। उदाहरण के लिए देखिए, आप 6 महीना पहले
अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, माय डियर फ्रेंड ट्रंप कर रहे थे, ट्रंप को घर पर बुला रहे थे, और अचानक 6 महीने के बाद आज कह रहे हैं कि ट्रंप सबसे खराब आदमी। यही ध्रुवीकरण है। मतलब आप एक जगह पर ठीक टिक के कंसिस्टेंट आपका स्टैंड नहीं रहता है। ढुलमुल नीति जिसे कहा जाता है, बेपेंदी का लोटा जिसे कहा जाता है, डगरा का बैंगन जिसे कहा जाता है, आप कभी इधर जाते हैं, कभी इस तराजू पर जाते हैं, कभी उस तराजू पर जाते हैं। तो ये जो ध्रुवीकरण भाजपा कर रही थी, अचानक अब क्या हो गया है, खास करके जिस समय से ट्रंप साहब ने जबरदस्ती घुस के सीज फायर करवा दिया, उसके बाद से अभी तक 42 बार वो बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया। और आप अपने आप को इतने सालों से बीजेपी का इकोसिस्टम, मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर बीजेपी का इकोसिस्टम, जो बीजेपी के समर्थक होते हैं, जो बीजेपी को वोट हमेशा डालते हैं, उनका एक हमेशा एक तर्क रहता था, बाकी कुछ भी हो, कम से कम मोदी के आने के बाद भारत का नाम विदेश में बहुत डंका बज रहा है। वो विदेश गए थे या नहीं गए थे, डंका बजा था नहीं बजा था अलग बात है, लेकिन लोगों के मन में एक धारणा थी कि मोदी के आने के बाद और कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, भारत का विदेश में डंका बज रहा है और हम विश्व गुरु बन गए हैं। जैसे ही ट्रंप ने घुस के यहां पर सीज फायर की घोषणा की और उसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री ने आज तक देने की हिम्मत नहीं दिखाई, आंख से आंख मिला के ट्रंप को अपने ट्विटर पर जवाब नहीं दिया, वो जो धारणा भाजपा के समर्थक में थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। वो जो उनकी छवि थी विश्व गुरु की, वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। और जो बचा कुचा कसर था, वो जो ये वोट चोरी का मामला है, ये उनके ऊपर चिपक गया। वोट चोरी का मामला, ट्रंप साहब ने मोदी जी की जो छवि थी उसको धोबी पछाड़ दे दी, और बीजेपी की जो छवि थी कि बीजेपी एक ऐसा संगठन है कि कोई भी चुनाव होता है तो वो चुनाव जीत जाता है, और वो वोट चोरी की जो बात है, इसमें बीजेपी की सारी छवि खत्म हो गई। इन दोनों के बीच में मुझे लगता है कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी एक ढलान पर है, और वो ढलान पर आप साइकिल चलाते हैं तो शुरुआत में तेज रहता है, जैसे जैसे ढलान बढ़ता है आपकी गिरने की गति भी उतनी ही तेज होती चली जाती है। जैसे जैसे ढलान बढ़ेगा आपकी गिरने की गति भी तेज हो जाएगी। यही अब देखने को मिल रहा है कि रोज आपको कहीं ना कहीं कुछ भी बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, नैरेटिव उनके हाथ में आता हुआ किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। रोज वो कुछ कोशिश करते हैं और हर चीज उनका उल्टा चली जाती है। रोज वो कुछ कोशिश करते हैं, कोई दूसरी चीज उल्टा चली जाती है। आप चुनाव जीतने के आप उधर 400 पार की बात करते हैं, उस तरफ सुप्रीम कोर्ट आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जजमेंट दे देता है। आप एसआईआर लाने की बात करते हैं, तब तक जनता सड़क पर आ जाती है कि इसमें तो 65 लाख लोगों का आप वोट चोरी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए आने वाला समय और भाजपा के समर्थकों के लिए भी आने वाले समय काफी मुश्किल है। भाजपा को, अगर मैं भाजपा का क्या कहते हैं रणनीतिकार होता, तो भाजपा को सबसे पहले कहता कि आप ट्रंप के साथ कैसे भी अपना रिश्ता ठीक कर लीजिए, क्योंकि ट्रंप ऐसा डंडा लेके पीछे पड़ा हुआ है, ट्विटर का डंडा, कि वो छोड़ नहीं रहा है। वो 45 बार कर चुका है। मुझे तो डर है कि कहीं सितंबर आते आते मोदी जी के 75वें जन्मदिन के दिन 75 बार कहे कि ये रहा मेरा गिफ्ट, मैंने 75 बार बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध मैंने रोका है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक भाजपा के लिए काफी कठिन समय है। और जो आपने अंतिम सवाल पूछा कि क्या ये देश के लिए कठिन समय है, देखिए देश की संस्कृति जो होती है वो किसी व्यक्ति से बहुत बड़ी होती है। कोई व्यक्ति एक देश की संस्कृति नहीं होता है। व्यक्ति इस गलतफहमी में तो रहता है कि मैं ही ये देश हूं, लेकिन देश उससे बड़ा होता है। देश में इस तरह के कई व्यक्ति आते हैं, कई व्यक्ति जाते हैं, देश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस देश की जनता और इस देश का जो मनोबल है वो हजारों साल पुराना है। कई व्यक्ति इस बीच में आए हैं और कई व्यक्ति चले गए हैं। व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण मान लेता है, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल उतना महत्वपूर्ण होता नहीं है। भारत की अपनी, जिस तरह से दीक्षित साहब ने कहा, एक सांझी संस्कृति है, हिंद गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ पर अहिंसा के ऊपर किसी भी चीज को वैचारिक धरातल पर समझ लेने की और उसको सुलट लेने की हमारे अंदर क्षमता है। ये सब क्षमता जो भाजपा ने संस्कृति के नाम पे पिछले 12 साल में विकृति फैलाई है। भाजपा बोलती तो संस्कृति है, लेकिन फैलाती जो विकृति है वो धीरे धीरे ये जो वोट चोरी का मामला है उसके मामले में मुझे लग रहा है बिहार इस चीज को सुधार रहा है। जैसे रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया क्या कहते हैं, एक दोहा है, उघरई अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। अंग्रेजी में उसे कहा जाता है, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हमेशा के लिए सभी को आप आंख में धूल नहीं झोंक सकते।
ये रामायण का कहना है और मेरे ख्याल से वो समय अब भारत के लिए नजदीक आ रहा है और अच्छी बात है। इसमें किसी व्यक्ति का घाटा हो सकता है, किसी राजनीतिक दल का भी घाटा हो सकता है, लेकिन भारत का इसमें भलाई होगा। बिल्कुल, और ये इंतजार करना पड़ेगा, इसीलिए लोग जो हैं वो बिहार के इलेक्शन और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों को जो है वह टकटकी लगाकर देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो तमाम ऊहापोह की स्थिति जो है जो बनी हुई है फिलहाल, वो बिहार के बाद शायद सेटल होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका, अरुण जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।